रविवार का दिन था, दिमाग में पहले से ही छुट्टी वाला मोड फीड था। फिर भी 10 बजे तक तो सब लोग उठ ही जाते हैं। गली के लड़के धमाचौकड़ी करने लगे थे। कोई जोर से मार की आवाज लगा रहा था तो कोई पकड़ पकड़ चिल्ला रहा था। रविवार को गली के लड़के गली को क्रिकेट का मैदान जो बना देते थे। प्रेम भी देर से ही उठा था। हाथ में चाय लिए जब वो बाहर छत पर आया तो देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की रस्सी पर कपड़े डाल रही है। लेकिन कपड़े तो 3-4 साल के बच्चों के थे। शायद वो शादीशुदा थी, हालांकि कहीं से भी वो शादीशुदा नहीं लग रही थी और बच्चे की मां तो बिल्कुल ही नहीं। प्रेम अपनी एक्सरे वाली नज़र से स्कैन करने के बाद छत पर रखी हुई कुर्सी पर आके बैठ गया, लेकिन बार बार उसकी नज़र उसी लड़की की तरफ जा रही थी जो कमर तक लटके हुए भीगे हुए बालों में कयामत से काम नहीं लग रही थी। अब कुछ ऐसा हुआ जो प्रेम ने सपने में भी नहीं सोचा था। कपड़े डालने के बाद वो औरत प्रेम के पास आकर बोली, आप ही इस कमरे में रहते हैं? प्रेम कुछ सेकंड के लिए विश्वास नहीं कर पाया कि इतनी खूबसूरत लड़की अपनी मिश्री जैसी आवाज़ के साथ उससे बात कर रही थी, वो भी बिना प्रेम की पहल के। वो सकपकाए हुए मुद्रा में बोला, जी भाभी जी। अच्छा, आप करते क्या हैं? भाभी ने पूछा। लड़की शादीशुदा थी, ये प्रेम के भाभी कहने पर उसके द्वारा कुछ न बोलने से साफ हो चुका था। कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, प्रेम ने अपलक उसको देखते हुए कहा। भाभी अपने भीगे बालों को तौलिए से झटकते हुए बोली, मुझे आए हुए 3 दिन हो गए, आप दिखे नहीं तो मुझे लगा कि शायद इस कमरे में रहने वाला बंदा गांव गया होगा। और इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगी। मुस्कुराहट भी कमाल की थी। प्रेम तो एकदम मंत्रमुग्ध हुआ जा रहा था। बात करने के इस मौके को वो बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए बोला, नहीं भाभी, मैं सुबह 7 बजे कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ और फिर थिएटर क्लास के लिए मंडी हाउस चला जाता हूँ तो लौटते लौटते 11 बज जाते हैं। इसलिए मैं केवल संडे को ही यहाँ दिखाई देता हूँ। ऐसा बोलकर दोनों ने जोरदार ठहाका लगाया। थोड़ी देर तक भाभी भी उससे बात करती रही और बीच बीच में अपने बाल भी सुखाने लगती। बात आई गई हो गई, सब लोग अपने अपने काम में लग गए। गर्मी की रात और बिजली चली जाए तो आफत हो जाती है। प्रेम ने चटाई निकाली और छत पर खाली जगह पर आया। वो देखकर चौंक गया कि भाभी ने पहले ही वहां अपनी चटाई बिछा ली है जिस पर उसका बच्चा सो रहा था और वो मोबाइल में सोशल मीडिया में लगी हुई थी। प्रेम को देखकर बोली, अरे आप भी बिछा लीजिए। लेकिन प्रेम ने देखा कि वह इतनी जगह नहीं थी कि वो अपनी चटाई भी बिछा पाता, सो उसने कहा, नहीं भाभी, इतनी जगह नहीं है, आप ही सोइए। प्रेम ने सोचा कि हो सकता है अभी इसका पति भी नीचे से आ जाए तो फिर जगह ही नहीं है कि इतने लोग सो पाए। वो जाने को ही हुआ था कि भाभी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, यही ले जाओ बगल में। प्रेम ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि भाभी की तरफ से ऐसा जवाब आएगा। लेकिन वो उनको प्यार से मना करते हुए अपने कमरे में चला गया। भाभी के जलवे ऐसे थे कि हर कोई उसी की चर्चा कर रहा था। उनके फ्लैट के सामने ही इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 लड़के रहते थे, उनमें भी भाभी के चर्चे ही छाए हुए थे। प्रेम को समय ही नहीं होता कि वहाँ क्या चल रहा है इसकी खबर मिल सके। सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक वो अपनी दिनचर्या में ही बिजी रहता। हालांकि कुछ समय बाद उन लड़कों से भाभी की करीबी ज़्यादा होने लगी थी। उनका बेटा भी उन्हीं लड़कों के कमरे में ज़्यादा खेलने लगा था। बिल्डिंग के बाकी लोग इस महिला के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। एक दिन जब प्रेम सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तब एक आदमी नीचे उतर रहा था। भाभी और उनका बेटा भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। प्रेम भाभी को देखकर मुस्कुराया, लेकिन भाभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो वो प्रेम को जानती ही न हो। प्रेम ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये उसका पति है। अब भाभी के उन लड़कों के साथ किस्से बहुत चर्चा में थे। प्रेम को भी कई कहानियां सुनने को मिले, लेकिन उसको विश्वास न हुआ क्योंकि उसने उसके पति को देखा था और फिर रात को उसके पति के रहते हुए किसी हिम्मत जो उसको छू भी सके। उस औरत के करैक्टर पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। सामने आकर तो नहीं, लेकिन पीछे से सब अलग अलग कहानी बना रहे थे।
प्रेम ने भी सोचा कि आखिर बात में कोई तो सच्चाई होगी, नहीं तो ऐसे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई इस तरह किसी को बदनाम कर सके। शनिवार की रात फिर बिजली गई। प्रेम थका हुआ था, गर्मी में नींद भी नहीं आ रही थी। वो अपनी चटाई लेके बाहर आ गया और वहीं बिछाकर लेट गया। कुछ देर बाद कुछ अजीब सी आवाज़ सुनकर प्रेम की नींद खुली। प्रेम ने कान देकर सुनने की कोशिश की तो हो गए, ये तो प्रतिक्रिया करने की आवाज़ थी। प्रेम के दिमाग में घूमने लगा कि आखिर ऐसा कौन है जो इतनी गर्मी में छत पर आके ये सब कर रहा है। वो आवाज़ की दिशा में गया तो देखा कि छत पर बने स्टोर रूम के पीछे कोई औरत किसी लड़के के साथ प्रतिक्रिया में लगी हुई थी। रात के समय बिजली नहीं थी, लेकिन चांदनी रात की वजह से हल्का हल्का नजर आ रहा था। ध्यान देकर देखा तो प्रेम ने उस लड़के को पहचान लिया। लड़का तो नरेंद्र था, उन्हीं इंजीनियरिंग के छात्रों में से एक। प्रेम ने लड़की पर फोकस किया तो उसको बड़ा झटका लगा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भाभी थी। चटाई पर उनका 3 साल का बेटा सो रहा था। प्रेम को उससे भी ज्यादा बुरा तब लगा जब उसने देखा कि दूसरा लड़का विशाल अपनी बारी के इंतजार में सिगरेट फूंक रहा था। उसकी बेचैनी से अंदाजा लग पा रहा था कि अब उसकी बारी है। करीब आधे घंटे तक चलने वाले इस दृश्य को प्रेम ने वही जमीन पर बैठकर देखा। वो भाभी की खूबसूरती पर मोहित जरूर हो गया था, लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं थी, बल्कि वो तो उसका सम्मान करने लगा था। लेकिन इस घटना के बाद उसको निराशा हुई और उसने जितनी कहानियां सुन रखी थी सब पर यकीन करने को मजबूर हो गया। सुबह को कुछ लोगों के शोर करने पर प्रेम की नींद खुली। वो जल्दी से बाहर आया। नीचे वाले फ्लैट से लड़ने की आवाज आ रही थी। प्रेम नीचे गया, देखा तो भाभी अपने पति से लड़ रही थी। प्रेम को समझ ही नहीं आया कि पूरा माजरा क्या है। बस उसका ध्यान इसी पर गया कि भाभी रोते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मैं रखेल नहीं हूँ, मुझे भी मेरा हक चाहिए, मेरे बच्चे का भविष्य चाहिए, मैं तेरी रखेल नहीं, मैं तेरी रखेल नहीं हूँ। चिल्लाती हुई वो सीढ़ियों तक आ गई और उसका पति सीढ़ियों से धराधर उतरता हुआ चला गया, जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा हो। उसके चले जाने के बाद भाभी वापस अपने कमरे में आके रोने लगी और धीरे धीरे बच्चा उसकी गोद में चिपकता चला गया। बिल्डिंग के लोग भी कानाफूसी करते हुए अपने अपने फ्लैट में चले गए। रविवार का ही दिन था और शाम के वक्त में चाय बना रहा था। चूंकि मेरा कमरा छत के सबसे ऊपर था और बैचलर के लिए 1 रूम सेट काफ़ी होता है, भाभी भी बच्चे के साथ छत पर आ गई। मैंने चाय के लिए पूछा, उन्होंने हाँ कर दिया और मैं कुछ देर में 2 कप चाय लेके बाहर लगी कुर्सियों के पास आया। भाभी ने पहला सिप लेते ही कहा, आप चाय बहुत अच्छा बनाते हैं। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगी और मैं शर्माने लगा। हालांकि उनके मुस्कुराने में मुस्कुराने जैसी खुशी नहीं थी। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि किसी गम को मुस्कुराहट की चादर से ढकने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की जा रही है। चाय पीते पीते मैंने ये नोट किया, हमेशा हंसने मुस्कुराने और हंसी मजाक करने वाली औरत आज एकदम चुप है। दया कुछ तो बात है वाली जासूसी डायलॉग याद आने लगे। पूछ लिया क्या बात है भाभी, आज आप थोड़ी चुप हैं। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। उनके मुंह से शब्द नहीं, आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपने आंसू पोंछने के लिए बढ़ाए ताकि कोई देख न ले, लेकिन फिर रुक गईं। शाम अब रात से मिलने चल पड़ी थी, इसलिए अंधेरा होना शुरू हो गया था और अंधेरे में कोई उनके आंसू नहीं देख पाता। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप तो इस बिल्डिंग की सबसे बोल्ड औरत हो और आप रो रहे हो। उसने ऐसा जवाब दिया जिसका कोई तोड़ मेरे पास तो नहीं था। वो बोली, बोल्ड औरत के पास भी दिल होता है और जब दर्द बढ़ जाए तो आंखों से आंसू टपकते हैं, बस। उसके बाद वो और बोलना शुरू हुई, मेरा पति मेरे साथ नहीं, अपनी पहली बीवी के साथ रहता है और जब मैं अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बात करती हूँ तो लड़ना शुरू कर देता है, गाली बकता है और सामने होती हूँ तो पिटाई भी करता है। इसके बाद वो बोल न सकी। रोना, आंसू और गैक इसी का डेरा था। बहुत बेकार आदमी है, एक तो दो शादी किया, ऊपर से मारपीट करता है। भाभी आप पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करती उसकी?
उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कोई हास्यास्पद बात कह दी हो। वो पुलिसवाले ही है, भाभी ने कहा। क्या वो पुलिसवाला है? मैं चौंक गया। सहसा ही अमर प्रेम फिल्म का वो गाना याद आ गया जिसमें बोल है कि सावन जब आग लगाए तो कौन बुझाए। जब पुलिसवाला ही ऐसी हरकत करेगा तो रक्षक और भक्षक में अंतर क्या रहेगा। न जाने क्यों मुझे भाभी पर भी गुस्सा आ पूछ ही लिया कि आपने ऐसे इंसान से शादी क्यों किया जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है। वो थोड़ा अफसोस भरे स्वर में बोली, अरे यार तुम्हें नहीं पता, मेरी शादी नहीं हुई है। उसने शादी का वादा देकर रखा हुआ है और 6 साल में शादी करने को कभी तैयार नहीं हुआ। हम दोनों के बीच लड़ाई इसी बात को लेकर होती है। जब भी मैं उससे शादी करने को कहती हूँ वो कोई न कोई बहाना बना करके टाल देता है। इसी 6 साल में हमारा एक बच्चा भी हुआ और 3 एबॉर्शन भी। अब भाभी का गुबार बाहर निकल रहा था, उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बोले जा रही थी, उस समय मैं 19 साल की थी, मेरे पापा बचपन में ही चल बसे थे, माँ एक स्कूल में साफ सफाई का थी जिससे हमारा घर चलता था। भाई अपने लफंगे दोस्तों के चक्कर में निकम्मा हुआ जा रहा था। एक दिन वो और उसके दोस्त किसी से मारपीट कर आए जो बाद में मर गया। मेरे भाई और उसके दोस्तों पर हत्या का चार्ज लगाकर पुलिस थाने ले गई। मैं और माँ उसको छुड़ाने गए, वही पहली बार इस पुलिस वाले से मुलाकात हुई। इसने भाई से मिलवाने में हमारी बहुत मदद की। उस वक्त लगा था कि ये हमारे लिए मसीहा है। फिर भाई को जेल हो गई, लेकिन इस पुलिसवाले ने हमसे कहा था कि ये हमारे भाई का नाम हत्यारों की लिस्ट में से हटवा देगा। हमें इस पर पूरा भरोसा था। फिर ये कभी किसी कागज़ के बहाने, कभी केस के बारे में बताने के बहाने हमारे घर आने लगा। भाई को छूटने के लिए इसने हमसे 20 लाख मांगे और कहा कि ऊपर से नीचे तक सबको खिलाना पड़ता है, अगर कहीं से हम इतने पैसों का जुगाड़ कर दे तो भाई छूट जाएगा। मम्मी ने हमारा छोटा सा घर था उसे बेच दिया, लेकिन भाई तब भी नहीं छूटा। अब मम्मी बीमार रहने लगी। एक दिन ये मेरे घर आया, उस वक्त मम्मी घर पे नहीं थी और इसने मेरा बलात्कार किया। बदले में इसने भरोसा दिलाया कि अगर बलात्कार की बात मैं किसी से नहीं कहूँ तब ये मेरे भाई को छुड़ाएगा। मैं चुप रह गई। फिर तो ये इसके हर बार का होने लगा, जब भी इसका मन हो चला आए और मैं मजबूरी में चुप रह जाऊं। एक दिन मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और वो चल बसी। मैं अकेली लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। तब ये मेरे पास आए और मेरे से शादी करने को बोला। मैं थोड़ी चिंतामुक्त हुई। अब ये रोज़ मेरे साथ रहने लगा और मैं पहली बार गर्भवती हुई, लेकिन इसने बातें बना कि मुझे एबॉर्शन के लिए तैयार कर लिया। मैं जब भी शादी की बात करती तो ये टाल देता कि पहले एक बार तेरे भाई को छुड़ा लूँ तब तेरे से शादी कर लूँगा। 2 साल बाद मैं दोबारा गर्भवती हुई, लेकिन इस बार मैं मां बनना चाहती थी ताकि ये इस बहाने भी शादी कर ले, लेकिन मैं गलत साबित हुई। इसने तब भी शादी नहीं की, उसके बाद 2 बार और एबॉर्शन करवाया। मुझे तो 3 साल बाद पता चला कि ये शादीशुदा है। इसने मजबूरी का फ़ायदा उठाकर एक 19 साल की लड़की के साथ न केवल बलात्कार किया बल्कि उसकी पूरी लाइफ खराब कर दी। अब रोते रोते भाभी के आंसू भी सूख गए थे और मेरी आंखें गीली हो रही थी। तो आप थाने जाकर इसकी शिकायत लगाती क्यों नहीं? गई थी, इसके साहब के पास लिखित में दे के आई थी। उसने मेरे सामने इसको खूब डांटा और फिर हम दोनों को अपन घर आने को बोला। तो आप गई हंस के घर? हाँ गई, लेकिन वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी।